नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका एचीवर्स फैमिलीज में। दोस्तों, आपको पता होगा कि कोरोना का दूसरा वेव जो चल रहा है वो काफ़ी खतरनाक है। इससे ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है और इसके बावजूद इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे राज्य सरकार, खासकर 4 राज्य सरकारें और एक केंद्र शासित क्षेत्र की सरकारों में विधानसभा चुनाव हुए। आपको तो पता होगा, कुछ दिन पहले ही चुनाव खत्म हुए हैं और कल इसका नतीजा आया। ओके, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ किसकी सरकार बनी है। ओके, साथ ही साथ विधानसभा एवं मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे। ओके, पहले तो विधानसभा चुनाव परिणाम 2021 के बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ विधानसभा एवं मुख्यमंत्री मतलब कि आपका मत आने वाले 10 या 15 मिनट में पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर कर दूंगा। ओके, कौन सा चैप्टर? जिसमें आप मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ते हैं या फिर विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो हमारे साथ बने रहिए। और आपको पता है कि कौन कौन से राज्यों में चुनाव हुए थे। तो राज्य की बात कर ले तो केरल में हुआ था, असम में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था और एक तमिलनाडु में हुआ था। और साथ ही साथ एक एक केंद्र शासित क्षेत्र में हुआ था। कहाँ? पौंडीचेरी में हुआ था। ओके, तो आपको ये सारी बातें पता होगी। इसके साथ साथ और हम आगे सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं विधानसभा चुनाव परिणाम 2021। ओके, इसमें क्या क्या प्रश्न आपसे बन सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये आपको मैं आगे आने वाले कुछ मिनटों में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, बिना कोई इधर उधर की बातें किए हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आई होप कि आपने लाइक का बटन दबा दिया होगा। जल्दी से वीडियो लाइक करके चलिए, आपको आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को अवश्य पता होगा कि इन 5 जगह पर चुनाव हुए थे, जैसा कि मैंने अभी आपको रिपीट भी करवाया कि बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पौंडीचेरी या पुडुचेरी में इलेक्शंस हुए थे। उसके नतीजे आ गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बंगाल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? बंगाल के बारे में। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है, क्या आपके प्रश्न पूछ सकते हैं एग्जाम्स में, जो हाल फिलहाल में एग्जाम्स होंगे उसमें, लेकिन फिलहाल तो अभी एग्जाम्स होंगे ही नहीं, कि विधानसभा, बंगाल विधानसभा में कुल सीट कितने हैं। विधानसभा, बंगाल विधानसभा में विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो 292 सीट है। ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और बहुमत के लिए कितनी सीट चाहिए? 147 सीट चाहिए। ओके, और कुछ जानिए आप लोग कि इस बार कौन जीत रहा है। ये भी बस आप एक नज़र ध्यान कर लीजिए, आपको हो जाएगा। ओके, अभी दल पूछा जाता है, ठीक है ना। दल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस दल के प्रधानमंत्री, किस दल के मुख्यमंत्री हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ममता बनर्जी जी तीसरी बार जीत गई है। ओके, मतलब हैट्रिक लगा दी है जीत की, लेकिन वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हार गई है। ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो टीएमसी पार्टी जीती है बंगाल चुनाव में। चाहिए 147 सीट चाहिए, किसके लिए? बहुमत के लिए, लेकिन इन्हें 200 से ज़्यादा सीट आई है। ओके, बीजेपी और एनडीए मात खा गई। ठीक है दोस्तों, हालांकि पिछले साल उन्हें 6 सीट के आसपास मिला था और इस साल 80 के आसपास सीट मिल रहे हैं, तो वो खुशी होगी, लेकिन पूरी तरह से मात खा गई है बीजेपी। और फिर से बंगाल की जनता ने दीदी पर ही आत्मविश्वास, भरोसा जताया है। ओके, बंगाल ने अपनी बेटी पर ही विश्वास किया है। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा बंगाल का चुनाव कि कुल सीट 292, बहुमत 147 का होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है कि कुल सीट कितना है? 292। बहुमत कितने पर मिलता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। किस पार्टी के चुनाव जीते हैं? टीएमसी पार्टी के। ओके, और जब पश्चिम बंगाल की बात हुई है तो राज्यपाल के बारे में मैं बता देता हूँ कि अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो जगदीप धनखड़ साहब हैं। ओके दोस्तों, अब आइए असम की ओर मूव करते हैं। असम दोस्तों एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य है और नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य असम है। इसमें विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीट नॉर्थ ईस्ट में है, कितनी? 126। ध्यान रखिएगा। तो बहुमत के लिए कितना चाहिए? 50% + 1, मतलब 63 होता है 50%, उसमें एक और जोड़ दीजिए, 64 सीट चाहिए बहुमत के लिए। ओके, तो असम के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि असम में किसकी सरकार बनने वाली है। तो देखिए दोस्तों, असम में फिर से जो पहले पार्टी में थी, मतलब जो पार्टी पहले सत्ता में थी, वही फिर से वापसी की है। तो एनडीए के सरकार बनेगी फिर से। कहाँ? असम में। और कौन सीएम बनेंगे? सर्बानंद सोनोवाल जी, एज यूजुअल। ओके दोस्तों, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको ध्यान रखना है किस पार्टी की? एनडीए की। और यदि पश्चिम बंगाल की बात कर ले तब दोस्तों तो टीएमसी की, ममता दीदी की। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले राज्य को हम लोग देख लेते हैं। ये 2 राज्य हो गया। मेरा अगला राज्य हमारा क्या है? हमारा अगला राज्य है तमिलनाडु। ओके दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। विधानसभा चुनाव परिणाम इसका क्या क्या कहता है। तो तमिलनाडु में दोस्तों कुल सीट कितने हैं? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारी बातें हैं। तमिलनाडु में कुल सीट कितने हैं? 234 है। बहुमत के लिए आपको याद रखना भी नहीं पड़ेगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बहुमत चाहिए, इसका आधा कर लीजिए और उसमें 1 सीट और ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुमत आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुल सीट 234 है। इसमें किसको किसको क्या मिला है?
तो देखिए दोस्तों, डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। ओके दोस्तों, डीएमके का फुल फॉर्म क्या होता है? द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। ये 1 दशक बाद सत्ता में वापसी की है और इसके हेड कौन है? करुणानिधि का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो अभी वर्तमान में इसके हेड है। लेकिन सीएम कौन बनेंगे दोस्तों? तो स्टालिन, एमके स्टालिन सीएम बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। ये थी पार्टी में, मतलब सत्ता में ये पार्टी थी एआईडीएमके, ऑल इंडिया द्रमुक। अब अन्ना द्रमुक ऐसे होकर के होता है ना, लेकिन अब इसको चेंज करके डीएमके वापसी की है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा बस कि किस पार्टी की सरकार बनेगी? डीएमके की। ओके, और कुल सीट कितने हैं? 234 है। अब आइए हम लोग वापस केरल की ओर चलते हैं। केरल में हमारा कुल सीट कितना है दोस्तों? आपको दिख रहा होगा, कुल सीट केरल में 140 है और बहुमत के लिए उसका आधा कीजिए और 1 जोड़ दीजिए, मतलब 71 सीट चाहिए। ठीक है, तो केरल में किसकी सरकार बन रही है इसके बारे में आप लोग जानिए। तो एलडीएफ की सरकार बन रही है, मतलब कि जो पहले से ही सत्ता में थी पार्टी उसी की फिर से वापसी हुई है। मतलब पी विजयन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे केरल के। ओके, और एलडीएफ की मैं बात कर लूँ तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। ठीक है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट इसका फुल फॉर्म होता है। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखना है कि किसकी किसकी सरकार कहाँ बन रही है। ओके, अब आइए हम लास्ट अपना एक केंद्र शासित क्षेत्र की ओर चलते हैं, जिसमें सबसे कम सीट आपको देखने को मिलेंगे, मात्र 30 सीट हैं। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, मात्र 30 सीट है। बहुमत के लिए 50% +1 मतलब 16 सीट चाहिए और एनडीए की सरकार बन रही है। किसकी दोस्तों? एनडीए की सरकार बन रही है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कौन? रंगनाथ स्वामी, जो एक बार बन गए थे कुछ दिन के लिए, फिर उनको देना पड़ा इस्तीफा, तो फिर से वही वापस बनेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने हाजिर है दोस्तों विधानसभा के बारे में। ठीक है, कि विधानसभा के बारे में किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 170 में विधानसभा के बारे में दिया हुआ है दोस्तों। ओके, मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। विधानसभा की दोस्तों देखिए, संविधान में संख्या निश्चित है। इसकी अधिकतम संख्या है कि मैक्सिमम 500 हो सकती है। ओके, लेकिन अभी अधिकतम संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, आपको पता होगा। और कितनी है दोस्तों? 403 है। ओके, और न्यूनतम की बात कर ले तो इसकी न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है, लेकिन कुछ जगह एक्सेप्शन है। कहाँ कहाँ? तो सिक्किम में 32 सीट है और सबसे कम पुडुचेरी में 30 सीट है। और अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि पुडुचेरी में रंगनाथ स्वामी सीएम बनेंगे और किसकी सरकार बन रही है? एनडीए की। ठीक है, चलिए अब एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नंदीग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट था पश्चिम बंगाल का। वैसे तो चुनाव 4-5 जगह हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा सबका दिमाग कहाँ था दोस्तों? तो वेस्ट बंगाल की ओर था। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा दिमाग था, क्योंकि एनडीए भाजपा एड़ी चोटी का जोड़ लगाती थी जीतने के लिए इस कोरोना के बावजूद भी। ओके, तो नंदीग्राम में दोस्तों शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने थे। ठीक है, कौन कौन? शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने थे। शुभेंदु अधिकारी पहले इसी के पार्टी में थे, ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ ही से थे। इस बार उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी और बीजेपी से चुनाव लड़ा। और पहले तो 1-2 घंटा, चुनाव रिजल्ट आने से 1-2 घंटा पहले लग रहा था रुझानों से कि ममता दीदी ही जीतेगी, लेकिन लास्ट होते हुए, पूर्ण रिजल्ट आते हुए कौन? शुभेंदु अधिकारी बन गए वहाँ के। ओके, वहाँ के लोगों ने शुभेंदु अधिकारी को 1957 वोटों से, कितने वोटों से दोस्तों? 1957 वोटों से विजयी बना दिया। ओके, ममता बनर्जी इसको स्वीकार कर ली, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं ने, टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने फिर से चुनाव नहीं, फिर से गिनती कराने की मांग की है। ओके, लेकिन अब कन्फर्म है कि शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं। तो दोस्तों अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा प्रश्न आएगा कि क्या कोई भी जो नहीं जीतेगा वो मुख्यमंत्री बन सकता है या बन सकती है? आपको पता होगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री तो दीदी को ही बनना है कि नहीं? लेकिन क्या मुख्यमंत्री बन सकती है बिना वो विधानसभा की चुनाव जीते हुए? या तो फिर वो ना तो विधान परिषद के सदस्य है। तो एक काम होता है दोस्तों, क्या क्या होता है? ऐसा बहुत बार हो चुका है कि लोग बन चुके हैं पहले भी मुख्यमंत्री बिना कोई सदन के सदस्य हुए भी। और कौन कौन हुए हैं देखिए, हम लोग पहले नाम जान लेते हैं। देखिए, अभी हाल फिलहाल में उद्धव ठाकरे जी बने थे, महाराष्ट्र के सीएम थे। ये क्या किए? ये भी किसी सदन से नहीं थे। ओके, लालू प्रसाद यादव भी जब जीते थे कोई सदन से नहीं थे। योगी आदित्यनाथ भी कोई सदन से नहीं थे। हमारे नीतीश कुमार भी कभी विधायक का चुनाव नहीं लड़े हैं, नहीं जीते हैं। राबड़ी देवी भी नहीं जीती है। अब प्रश्न सबसे बड़ा उठता ये है आपके सामने कि आखिर फिर ये सब मुख्यमंत्री बन कैसे सकते हैं? मुख्यमंत्री बनने का क्या क्राइटेरिया है? आपको तो पता होगा, और यदि नहीं पता है तो बस बने रहिए, आगे मैं बता दूंगा। तो दोस्तों इसका क्या कारण है
इसका क्या उपाय है, ये कैसे बन सकती है, दीदी कैसे वहाँ की मुख्यमंत्री बन सकती है, ये सब हम आगे जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे मुख्यमंत्री के बारे में एक एक कर सारी बातें। ओके दोस्तों, तो मुख्यमंत्री के बारे में अनुच्छेद 163 163 में लिखा हुआ है, लेकिन विधानसभा के बारे में 170 170 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों कि मुख्यमंत्री बनने की योग्यता क्या है, कि क्या कोई भी मुंह उठाकर आएगा और वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, ऐसे तो नहीं होता है। तो मुख्यमंत्री बनने का क्या क्या योग्यता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका योग्यता क्या है कि या तो वो विधानमंडल सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, मतलब कि विधानमंडल में दोनों चीज़ आते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, तो या तो वो विधानसभा का सदस्य बनने का योग्यता रखता हो या फिर वो विधान परिषद सदस्य बनने का योग्यता रखता हो। ठीक है, तो ये दोनों तो है इनके पास। किनके पास? ममता दीदी के पास योग्यता तो रखती है, पहले जीत भी चुकी थी। आगे न्यूनतम उम्र 25 साल होना चाहिए। ओके, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या चाहिए? 25 साल चाहिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और 30 वर्ष चाहिए कब? 25 साल चाहिए यदि वह विधानसभा से हुए और 30 वर्ष चाहिए यदि वह विधान परिषद से हुए। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मुख्यमंत्री जो बनेंगे ये तो कन्फर्म है कि या तो वो विधानसभा के सदस्य होंगे या फिर विधान परिषद के सदस्य होंगे। तो विधानसभा के सदस्य बनने की क्राइटेरिया 25 साल, तो इसमें मुख्यमंत्री बनने की क्राइटेरिया 25 साल, और विधान परिषद में मुख्यमंत्री बनने की क्राइटेरिया और सदस्य बनने की क्राइटेरिया 30 साल। ओके, अब बात आती है कि ठीक है, अब ये दोनों में योग्यता होना चाहिए तो जीतना भी चाहिए। तो चूंकि ममता दीदी जीती नहीं है, तो अब ये बात आप लोग ध्यान से सुनिए कि कैसे वो मुख्यमंत्री बनेगी। तो संविधान में एक बात लिखी हुई है दोस्तों, क्या कि यदि आप कोई भी सदन से सदस्य नहीं है, ठीक है, तो आपको 6 महीने के अंदर, ओके, आप उस समय सरकार फॉर्म कर लीजिए, आप मुख्यमंत्री बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 6 महीने के अंदर या तो विधानसभा या तो विधान परिषद, ठीक है, या तो विधानसभा या तो विधान परिषद, दोनों में से किसी की सदस्यता आपको लेनी जरूरी है। ठीक है, तो विधानसभा में तो लोगों को सदस्यता मिलेगी नहीं, तो सब लोग क्या करते हैं, विधान परिषद से अपना काम निकलवा लेते हैं। ओके दोस्तों, तो ममता दीदी को भी यही करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप दोस्तों कि अब आपको कोई भी सवाल नहीं रहा होगा कि ममता दीदी या फिर कैसे कोई भी लोग बिना कोई सदन की सदस्यता लेते हुए उस समय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कैसे बन जाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के साथ भी सेम क्राइटेरिया है कि उन्हें भी 6 महीने के भीतर या तो लोकसभा या तो राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी, और राजीव गांधी के साथ यही हुआ था। ओके दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग शपथ के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे दोस्तों? शपथ के बारे में, कि इन्हें शपथ कौन दिलाता है, मतलब कि ममता दीदी को, ममता बनर्जी को शपथ कौन दिलवाएगा। तो ऐसे तो है कि शपथ राज्यपाल दिलवाता है, तो राज्यपाल दिलवाएंगे। ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री क्या होता है, जो भी विधानसभा है, जो भी विधानसभा है उसके प्रमुख नेता वो मुख्यमंत्री हो गए। बाकी तो जितने भी विधानसभा सदस्य हैं वो सब नॉर्मल है, और उसमें जो हेड हो गए वो मुख्यमंत्री हो गए। ठीक है, तो सारे विधानसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है? हमारे राज्यपाल दिलवाते हैं, तो इन्हें भी शपथ राज्यपाल दिलवाएंगे। ओके, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, कार्यकाल, वैसे तो कार्यकाल दोस्तों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। ओके, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का मतलब जब तक राज्यपाल को लगे कि हाँ आप बढ़िया से काम कर रहे हैं तब तक आप बने रहिए। जब उन्हें लगेगा कि नहीं बढ़िया से काम नहीं हो रहा है तो वो आपको हटाकर वहाँ राष्ट्रपति शासन भी लगवा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये इनका कार्यकाल होता है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से क्या होता है दोस्तों कि जब तक विधानसभा में इनको बहुमत प्राप्त हो तब तक ये कार्यकाल में रहते हैं। ओके, और लेकिन सामान्यतः क्या होता है, जनरली क्या होता है कि पद धारण करने से लेकर अगले मंत्रिपरिषद के गठन तक। ओके, तो इनका कार्यकाल 3 टर्म में मैंने आपको समझाया। पहला क्या मैंने आपको समझाया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, दूसरा क्या समझाया कि जब तक इनको बहुमत हो विधानसभा में, और तीसरी बात मैंने आपको क्या समझाई कि जब तक अगले सरकार का गठन ना हो तब तक ये लोग कार्यकाल में बने रहते हैं। ओके दोस्तों, अब पद समाप्ति के बारे में जानिए कि इनका पद कैसे समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये तो हो सकता है कि ये क्या करेंगे, त्यागपत्र देंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो शपथ ग्रहण करवाते हैं उन्हीं को मैक्सिमम टाइम त्यागपत्र मिलता है। तो शपथ ग्रहण करवाए थे कौन, राज्यपाल साहब, तो त्यागपत्र किनको मिलेगा दोस्तों, तो राज्यपाल साहब को ही त्यागपत्र मिलेगा। ओके, ध्यान रखिएगा कि जो शपथ दिलवाएगा मैक्सिमम टाइम त्यागपत्र उन्हीं को मिलेगा। और एक बार और इनकी पद समाप्ति हो सकती है, कब? जब विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा।
अविश्वास प्रस्ताव जब पारित हो जाएगा दोस्तों, तब भी इनकी पद समाप्ति हो सकती है। और अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा कि विपक्ष लाता है अविश्वास प्रस्ताव, और यदि ये पारित हो गया तो सरकार गिर जाती है, और पारित नहीं होता है तो सरकार बची रहती है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब हुआ कि हमें आप में विश्वास नहीं है, मतलब कि डायरेक्टली ये समझिए कि यदि बहुत सारे, मान लीजिए टीएमसी के बहुत सारे कार्यकर्ता 100 के आसपास कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन हो गए, तो अब उनके पास उनका बहुमत तो रहा नहीं, तो वो लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो वो अविश्वास प्रस्ताव तुरंत लाएंगे कि आपके पास बहुमत नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा और उनकी सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो ये होता है अविश्वास प्रस्ताव। ओके दोस्तों, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग जानेंगे अधिकार एवं शक्तियाँ के बारे में। ठीक है, एक एक बात आप लोग सुनकर नोट करते जाइएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अधिकार एवं शक्तियाँ हैं। सबसे पहला अधिकार क्या है दोस्तों, कि मुख्यमंत्री जो होता है मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। क्या दोस्तों, मुख्यमंत्री जो होता है मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक आर्टिकल है, यदि आप लोग राज्य विधानसभा की बात करोगे, विधानमंडल की बात करोगे, तो एक आर्टिकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 164। ठीक है, आर्टिकल 164। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कि राज्य के जो मंत्रिमंडल होंगे ये सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, जो राज्य के मंत्रिमंडल होंगे वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ओके दोस्तों, तो ये एक अधिकार है, ये एक शक्ति है। ओके, राज्य मंत्री परिषद का गठन मुख्यमंत्री के सलाह से राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ओके, जैसे कि बात समझिए, अब चुनाव जीत गई है दीदी, मेन फोकस मैं पश्चिम बंगाल पर किया हूँ, सभी लोग पश्चिम बंगाल पर किए हैं तो मैं भी पश्चिम बंगाल पर फोकस किया हूँ। ओके दोस्तों, अब देखिए ममता बनर्जी जी चुनाव जीत गई है। ओके, अब उनको जिनको अपने मंत्रिमंडल में रखना होगा, वो जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, उनको बताएंगी कि सर इनको बनाना है। ठीक है, तो जगदीप धनखड़ जी उनको क्या करेंगे, शपथ दिलवाएंगे। ओके, ये बात हो गई। ठीक है, अगली बात को जानिए। अगली बात क्या है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, मतलब मंत्रिपरिषद का जितने भी बैठक होंगे उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। ये सब आपको पता होगा कि विभागों का बंटवारा, विभागों में परिवर्तन का अधिकार, ये सब मुख्यमंत्री के पास होता है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा यदि कोई जानकारी मांगी गई तो उसको उपलब्ध करवाता है मुख्यमंत्री। ये सारे मुख्यमंत्री के कार्य हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ, एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिएगा, इसे जैसे भी रट लेना है, कि मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 15% होंगे कुल विधानसभा मेंबर के, क्या, मंत्री। लेकिन एक एक्सेप्शन है, कौन, हमारा दिल्ली वाला, वहाँ मात्र 10% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये किस संविधान संशोधन के तहत तय किए गए थे दोस्तों, तो ये 91वां कौन, 91 संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में, इसके तहत ये तय किया गया था। क्या, कि सभी राज्यों में जितने भी मंत्रिपरिषद होंगे उसमें सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% होगा। ओके दोस्तों, तो ये सारी बातें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ लास्ट आर्टिकल में बताऊंगा, और वो आर्टिकल भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 169। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए है, और ये अभी हाल फिलहाल में चर्चा में भी रहा है, इसलिए इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 169 क्या है दोस्तों, कि विधानसभा को ये अधिकार है कि वो विधान परिषद का सृजन कर सकता है। ठीक है, 169 के अंतर्गत ये अधिकार है कि वो विधान परिषद का गठन कर सकता है और विधान परिषद की समाप्ति कर सकता है। और यही आर्टिकल के तहत आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश के जो सीएम थे BS येदियुरप्पा, वो इसी आर्टिकल के तहत गए थे कि हमको विधान परिषद को समाप्त कर देना है। ठीक है, इसी आर्टिकल के तहत केंद्र में जाया जाता है, और इसी आर्टिकल के तहत कोई भी राज्य विधान परिषद बना सकता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको ये सारी बातें काफ़ी पसंद आई होगी, आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ है, कौन कौन राज्यों से कौन कौन जीत रहे हैं, किन की बारी आई है, कहाँ कहाँ बीजेपी फेल हुई है, कहाँ कहाँ विपक्ष खुश हो गया है। ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और यदि समझ में आई है दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी बारी आए जाके वैक्सीन अवश्य लें। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।